जगलाल चौधरी की जयंती समारोह में शामिल होने, पर राहुल गांधी जिस आयोजन में शामिल हुए उस स्वतंत्रता सेनानी के सम्मान से ज्यादा अपमान की बातें निकलकर सामने आई। आखिर क्यों आयोजन में घटी बातों को लेकर सवाल उठ रहे हैं? सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 18 दिन में दूसरी बार पटना पहुंचे थे। मौका था स्वतंत्रता सेनानी और दिवंगत कांग्रेसी नेता जगलाल चौधरी की 130वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम का। कार्यक्रम में राहुल ने स्वतंत्रता सेनानी जगलाल चौधरी को श्रद्धांजलि दी, पर जिस शख्सियत को नमन करने राहुल पहुंचे थे, उनके बेटे को ही मंच पर जगह नहीं मिली। यही नहीं, राहुल गांधी ने जगलाल चौधरी के बेटे से मुलाकात भी नहीं की। हमको मंच पर नहीं जाने दिया गया। आपके पैर में भी तकलीफ है? बहुत तकलीफ है, मैं चल नहीं पाता हूँ। इतना ही नहीं, भाषण की शुरुआत में ही राहुल गांधी ने स्वतंत्रता सेनानी के नाम को भुला दिया। राहुल ने 2 बार जगलाल चौधरी को जगत चौधरी कहकर संबोधित किया। दर्शक दीर्घा से आवाज उठी, तब राहुल गांधी ने सॉरी बोलकर भूल सुधार किया। जगत चौधरी जी, महात्मा गांधी, जगलाल चौधरी जी, जगलाल चौधरी। इधर भूदेव चौधरी को राहुल गांधी से मिलने से रोकने पर बीजेपी ने जोरदार हमला बोला है और अपमान का आरोप लगाया है। जगलाल चौधरी जी के कार्यक्रम में आए थे, आप उनको सम्मानित करने आए थे या उनको अपमानित करने आप आए थे, ये बताना चाहिए आपको। उनके पुत्र आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं से, आपके सुरक्षा कर्मियों से गुहार लगाते रहे कि मुझे एक बार राहुल गांधी जी से मिलने दिया जाए, मेरे ही पिता के कार्यक्रम में आए हैं, लेकिन उनके साथ कितनी बदसलूकी की गई, धक्के मारकर वहां से हटा दिया गया। कांग्रेस की अपनी ही पार्टी के पूर्व नेता और स्वतंत्रता सेनानी के कार्यक्रम में जो कुछ हुआ, उस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। भूदेव चौधरी को मंच पर कुर्सी क्यों नहीं मिली? दिवंगत जगलाल चौधरी के बेटे को मिलने से क्यों रोका गया? राहुल ने स्वतंत्रता सेनानी के परिवार का क्या अपमान किया? न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। वैसे न्यूज़ 18 पर खबर चलने के बाद कांग्रेस ने मामले पर संज्ञान लिया है। जगलाल चौधरी के बेटे को मंच पर जगह नहीं मिलने के मुद्दे पर कांग्रेस के बिहार प्रभारी ने भूदेव चौधरी से सीधे बात की। पार्टी की ओर से कल उन्हें सम्मानित किया जाएगा। और अब आप खबर तो समझिए। राहुल गांधी 18 दिन में दूसरी बार पटना पहुंचे हैं। दलित नेता और स्वतंत्रता सेनानी जगलाल चौधरी की जयंती समारोह में शामिल होने के लिए राहुल गांधी राजधानी पटना पहुंचे। आयोजन कांग्रेस के पूर्व मंत्री की 130वीं जयंती के मौके पर था। स्वतंत्रता सेनानी के सम्मान के कार्यक्रम पर सवाल खड़े हुए। सबसे पहले राहुल गांधी ने भाषण में जगलाल चौधरी का नाम ही गलत बोला और फिर जगलाल के बेटे भूदेव चौधरी को मंच पर भी जगह नहीं मिली। जयंती पर क्यों सवाल खड़े हो रहे हैं, अब आप इसे समझिए। जगलाल चौधरी के बेटे भूदेव चौधरी के लिए मंच पर कुर्सी नहीं थी। यदि सुरक्षा कर्मियों ने भूदेव चौधरी को रोका तो कांग्रेस नेता क्यों नहीं इसके लिए आगे आए, ये सवाल पूछा जा रहा है। यदि भूदेव चौधरी को चलने में परेशानी हो रही थी तो कार्यकर्ता क्या कर रहे थे? खबर चलने के बाद कांग्रेस ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है। कांग्रेस के बिहार प्रभारी मोहन प्रकाश ने भूदेव चौधरी से बातचीत की। गुरुवार को भूदेव चौधरी को सम्मानित किया जाएगा। कांग्रेस नेता की जयंती में हुई ऐसी घटनाओं को लेकर एनडीए के नेता सीधे सीधे राहुल गांधी पर हमला बोल रहे हैं और उनसे इन सवालों के जवाब मांग रहे हैं कि आप यहां जयंती समारोह में शामिल होने आए थे या अपमान करने। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। लालू प्रसाद ने पहली बार अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने की अपील की है। नालंदा में आयोजित कार्यक्रम में लालू प्रसाद ने दावा किया कि यदि तेजस्वी यादव की सरकार बिहार में बनती है तो फ्री में बिजली के साथ ही झारखंड की तरह महिलाओं को भी हर महीने 2500 रुपए मिलेंगे। लालू प्रसाद के बयान पर एनडीए के नेता एक सुर में हमलावर हो चुके हैं। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री हम लोग बनाएंगे हर हालत में। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने पहली बार अपनी जुबान से कहा कि मेरे बेटे को मुख्यमंत्री बनाइए।
नालंदा में आयोजित कार्यक्रम में लालू प्रसाद ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि बिहार में अपनी सरकार बनानी है और किसी भी कीमत पर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। बेटे की सरकार बनी तो क्या कुछ बिहार के लिए होगा, लालू के इस बयान को सुनिए। और हम सरकार बनाएंगे, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री हम लोग बनाएंगे हर हालत में। महिलाओं को 2500 रुपया खाते में हम लोग डालेंगे, जैसे झारखंड में डाला। और बिजली फ्री लोगों को मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा, नौकरी भी हम लोग देंगे। जो हम बोलते हैं वो करते हैं। लालू प्रसाद कह रहे हैं कि यदि बेटे की सरकार बनी तो बिहार को फ्री बिजली मिलेगी, झारखंड की तरह महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये मिलेंगे। लालू प्रसाद के बयान पर एनडीए नेता हमलावर हैं। एक सुर में सत्ता पक्ष कह रहा है कि लालू के मन से सत्ता का लोभ नहीं गया, इसलिए झूठे वादे का सहारा लिया जा रहा है। लालू प्रसाद यादव जी और उनके इतिहास को बिहार की जनता बखूबी जानती है। उनकी इच्छा होगी कि उनके सुपुत्र के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बने, इसलिए झारखंड मॉडल की फ्री योजनाओं की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता अच्छे से जानती है, ये फ्री में किसी को कुछ नहीं देते हैं। दिन में खुली आंखों से सपना देखना कोई लालू जी से सीखे, खुद तो सजा याफ्ता है। इसलिए बेटा तेजस्वी यादव जी को ये किन प्रकारेण बिहार का मुख्यमंत्री बनाने की राजनीति में लगे हुए हैं। बिहार में मान्यता है कि उम्र के अंतिम पायदान पे झूठ नहीं बोलना चाहिए। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी उम्र के अंतिम पड़ाव में हैं और उन्हें झूठ की खेती जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी कर रहे हैं, उनको सींचने में लालू जी मदद कर रहे हैं। बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है। एनडीए की सधी हुई तैयारी के जवाब में लालू खुद अपने बेटे के नेतृत्व में सरकार बनाने की अपील अभी से कर रहे हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से जी जान से चुनाव में कूदने का मंत्र दे रहे हैं, पर सत्ता पक्ष की ओर से परिवारवाद को लेकर लालू प्रसाद पर ताबड़तोड़ हमले भी शुरू हो गए हैं। न्यूज़ 18 के लिए नालंदा से अभिषेक कुमार के साथ पटना से विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। तो पूरी खबर क्या है, सबसे पहले आप ये समझिए। लालू प्रसाद ने पहली बार अपने बेटे यानी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की अपील जनता के सामने की। नालंदा में आयोजित कार्यक्रम में लालू प्रसाद ने बड़ा बयान दिया। लालू प्रसाद ने कहा कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाइए, तभी बिहार का कल्याण होगा। और साथ ही साथ लालू प्रसाद ने दावा किया कि तेजस्वी की सरकार अगर बिहार में बनती है तो बिहार वासियों को फ्री बिजली मिलेगी। और जिस तरीके से झारखंड में महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए मिल रहे हैं, ठीक उसी प्रकार बिहार में भी महिलाओं को 2500 रुपए प्रति महीने मिलेंगे। लालू प्रसाद के बयान पर एनडीए के नेता एक सुर में हमलावर हैं। सत्ता का लोभ नहीं गया है, इसलिए लोगों से झूठे वादे कर रहे हैं, ये आरोप सत्ता पक्ष की तरफ से लालू प्रसाद पर लगाया जा रहा है। अब आप खबर के मायने समझिए। देखिए, बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है। एनडीए अपनी पूरी ताकत से चुनावी मैदान में डटा हुआ है। सत्ता पक्ष की जो 5 पार्टियां हैं, पांचों पार्टियों के नेता एक साथ सभाएं कर रहे हैं। एकजुटता का संदेश सत्ता पक्ष की ओर से लोगों के बीच दिया जा रहा है। लालू प्रसाद किसी भी हाल में मौका गंवाना नहीं चाहते हैं। बेटे के पक्ष में बयान देने पर बीजेपी लालू प्रसाद पर हमला बोल रही है। लालू प्रसाद पर परिवारवाद का आरोप लगातार जारी है और यही वजह है कि बीजेपी की तरफ से इस बयान को लेकर भी लालू प्रसाद को घेरा जा रहा है। बढ़ते हैं आगे। देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा के चुनाव के लिए मतदान खत्म हो गया। राजधानी की सभी 70 सीटों पर शाम 6 बजे तक मतदान हुआ। शाम 5 बजे तक का जो मतदान प्रतिशत है वो 57.85% रहा। सबसे ज्यादा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 63.83% और सबसे कम साउथ ईस्ट में 53.77% मतदान हुआ है। हालांकि ये आंकड़ा फाइनल नहीं हुआ है। चुनाव आयोग की तरफ से देर रात तक आधिकारिक आंकड़े बताए जाएंगे। वैसे चुनाव बाद आए 10 एग्जिट पोल में से 8 में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है, जबकि 2 एग्जिट पोल में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए।
दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार को सभी 70 सीटों पर वोटिंग हुई और मतदान प्रक्रिया खत्म होने के साथ ही अलग अलग एजेंसियों ने अपने अपने एग्जिट पोल जारी कर दिए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के लिए मुकाबले में है। वहीं बीजेपी इस बार 26 साल का सत्ता का सूखा खत्म करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने में कितनी सफल हो पाई है, एग्जिट पोल के नतीजों में ये तस्वीर लगभग साफ हो गई। दिल्ली में सरकार बनाने के लिए 70 में से 36 सीट बहुमत के लिए चाहिए। ऐसे में 10 बड़े एग्जिट पोल के आंकड़े क्या कहते हैं, जरा उसे समझते हैं। सर्वे एजेंसी मैट्रिज के मुताबिक आम आदमी पार्टी को 32 से 37 सीट, बीजेपी गठबंधन को 35 से 40 सीट और कांग्रेस को 0 से 1 सीट आने की संभावना है। पीपुल्स इनसाइट के सर्वे में आपको 25 से 29 सीटें आ रही हैं। बीजेपी प्लस को 40 से 44 सीट और कांग्रेस को 0 से 1 सीट मिलती दिख रही है। जबकि पीपुल्स पोल्स के सर्वे में अरविंद केजरीवाल की पार्टी के खाते में 10 से 19 सीट, बीजेपी और उसके सहयोगियों को 51 से 60, जबकि कांग्रेस का खाता खुलता भी नहीं दिख रहा है। जेवीसी पोल्स के सर्वे में आम आदमी पार्टी को 22 से 31 सीट, बीजेपी प्लस को 39 से 45 और कांग्रेस को 0 से 2 सीट जीतने की संभावना जताई गई है। पी मार्क ने आप के खाते में 21 से 31, बीजेपी की झोली में 39 से 49 और कांग्रेस के खाते में 0 से 1 सीट आने की भविष्यवाणी की है। इसी तरह चाणक्य स्ट्रेटजीज के मुताबिक आम आदमी पार्टी को 25 से 28 सीट, बीजेपी गठबंधन को 39 से 44 और कांग्रेस को 2 से 3 सीटें मिलती दिख रही हैं। पोल डायरी के सर्वे में आपको 18 से 25 सीट, बीजेपी प्लस को 42 से 50 सीट और कांग्रेस को 0 से 2 सीट मिलने की संभावना जताई गई है। टीवी रिसर्च का दावा है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी 26 से 34, बीजेपी 36 से 44 सीट जीत सकती है, जबकि कांग्रेस खाता खोलने में भी कामयाब होती नहीं दिख रही है। वी प्रेसाइड के मुताबिक आम आदमी पार्टी के खाते में 46 से 52 सीट, बीजेपी गठबंधन के खाते में 18 से 23 और कांग्रेस के खाते में 0 से 1 सीट आ रही है। माइंड ब्रिक के सर्वे में भी आपको 44 से 49 सीट, बीजेपी प्लस को 21 से 25 सीट और कांग्रेस के खाते में 0 से 1 सीट आने की संभावना जताई गई है। एग्जिट पोल के कई नतीजों में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली है। अगर इन 10 बड़े एग्जिट पोल के आंकड़ों को समझें, तो 10 में से 8 सर्वे बता रहे हैं कि दिल्ली चुनाव में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिल रहा है, जबकि 10 में से 2 सर्वे दिल्ली में फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बना रहे हैं। हालांकि ये आंकड़े कितने सही साबित होते हैं, ये तो 8 फरवरी को आने वाले चुनाव परिणाम में ही दिखेगा। क्या लगातार तीसरी बार आपकी सरकार बनेगी या 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में बीजेपी वापसी करेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो एग्जिट पोल के आंकड़ों के मायने आपको समझाएं, उससे पहले आप समझिए दिल्ली का सियासी गणित क्या है। अगर हम वोटर्स की बात करें, दिल्ली में किसकी कितनी आबादी है उसके हिसाब से देखिए। हिंदू 81%, मुस्लिम 12%, सिख 5% और अन्य 2%। दिल्ली चुनाव में छाए मुद्दों को अब आप समझिए। इस बार दिल्ली के चुनाव में किन किन मुद्दों को उठाया गया और क्या मुद्दे रहे? शराब घोटाला, पीने का गंदा पानी, यमुना की सफाई, यमुना में जहर, प्रदूषण, अवैध घुसपैठिए, बांग्लादेशी रोहिंग्या, फर्जी वोटर, शीश महल, फ्री बिजली पानी, हर महिला को हर महीने सम्मान राशि। ये मुद्दे रहे जिन मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़े गए। 2013 दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे क्या थे, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। अगर हम बात करें उस वक्त के नतीजों पर, तो आम आदमी पार्टी जिसको 28 सीट मिली थी और वोट प्रतिशत 29.49% रहा। बीजेपी की अगर बात कर लें तो बीजेपी को 31 सीटें मिली थी, 33.07% वोट प्रतिशत था। कांग्रेस की बात कर लीजिए, कांग्रेस को 8 सीटें मिली थी, 24.55% वोट शेयर था और अदर्स को 3 सीटें मिली थी, 12.89% वोट शेयर उस वक्त रहा था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे की कर लेते हैं। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के अगर पहले 2015 के आंकड़ों पर अगर नजर डाल लें तो 2015 में देखिए दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे क्या थे।
आम आदमी पार्टी को सरकार बनाने का मौका मिला था। 67 विधानसभा की सीटों पर जीत हासिल हुई थी। 54.34% वोट परसेंटेज था। बीजेपी को सिर्फ 3 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। 32.19% वोट शेयर था। कांग्रेस उस वक्त खाता भी नहीं खोल पाई थी। 9.65% वोट शेयर था और अदर्स ने भी खाता नहीं खोला था। 3.82% वोट शेयर अदर्स का रहा था। और अब आप ये समझिए कि किस तरीके से चुनाव दर चुनाव जो आंकड़े हैं वो सामने आते गए। 2020 की अगर बात कर लेते हैं, 2020 के विधानसभा चुनाव के नतीजे क्या थे? आप यानी कि आम आदमी पार्टी को 62 सीटें मिली थी। सरकार आम आदमी पार्टी की बनी थी। 53.57% वोट प्रतिशत था। बीजेपी की बात कर लीजिए, 8 सीट बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। 38.51% वोट शेयर बीजेपी का था। कांग्रेस को एक भी सीटें नहीं मिली थी। 0.26% वोट शेयर था और अदर्स का भी खाता 2020 विधानसभा चुनाव में नहीं खुला था। तो 2020 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई, 5 साल तक राज किया और कई सारे मुद्दों को लेकर इस बार भी दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरी। तो क्या अरविंद केजरीवाल तीसरी बार अपनी सरकार दिल्ली में बना पाएंगे या फिर बीजेपी वापसी कर सकती है? ये बड़ा सवाल बना हुआ है। अब आप समझिए कि क्यों अहम है 2025 का ये दिल्ली चुनाव। दिल्ली में 8वें विधानसभा के गठन के लिए चुनाव हुए। 8 फरवरी शनिवार को नतीजे आएंगे। 1998 से अब तक बीजेपी के लिए जीत का सूखा रहा है दिल्ली में और अब तक दिल्ली में बीजेपी ने 1 बार सरकार बनाई है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी ने 3 बार सरकार बनाई है। 1993 में हुए पहले चुनाव में बीजेपी ने 49 सीट जीतकर सरकार बनाई थी। 1998 में हुए दूसरे विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सत्ता में आई। 2003 और 2008 में भी कांग्रेस ही दिल्ली में जीत कर आई थी। लगातार 3 बार कांग्रेस सत्ता में रही। 2013 में कम सीट जीतकर भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाई। 2015 और 2020 चुनाव में आम आदमी पार्टी ने लगातार बढ़त बनाई और सरकार बनाई है। अब 2025 यानी कि जो 8 फरवरी को नतीजे आने वाले हैं, सबकी नजर उस पर टिकी हुई है। बढ़ते आगे और अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। पीएम मोदी की साधना का अनोखा रंग आज तीर्थ नगरी प्रयागराज में देखने को मिला है। सीएम योगी की अगुवाई में पीएम मोदी आज महाकुंभ पहुंचे और पूरी भक्ति भाव के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने संगम में स्नान किया है। संगम की रीति पर आयोजित अब तक के सबसे बड़े आध्यात्म के महापर्व महाकुंभ 2025 में करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु पवित्र संगम पर आस्था की डुबकी लगा कीर्तिमान रच रहे हैं। महाकुंभ 2025 अब केवल धार्मिक आयोजन ही नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग को जोड़ने और सशक्त बनाने का माध्यम भी बन रहा है। और समाज के हर वर्ग को जोड़ने और सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तीर्थ नगरी प्रयागराज पहुंचे। पीएम मोदी ने माघ के महीने में अष्टमी की तिथि पर संगम में डुबकी लगाकर देशवासियों के कल्याण की कामना की। पीएम मोदी सुबह 10:05 पर प्रयागराज के बमरोली एयरपोर्ट पहुंचे। सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम नरेंद्र मोदी की अगवानी की, जिसके बाद पीएम मोदी सीएम योगी के साथ अरैल के डीपीएस हेलीपैड पहुंचे। पीएम अरैल घाट से निषाद राज क्रूज के जरिए महाकुंभ क्षेत्र पहुंचे और संगम में पवित्र स्नान किया। त्रिवेणी संगम में स्नान के बाद पीएम मोदी ने देशवासियों की सुख, समृद्धि और कल्याण की कामना करते हुए पूजा अर्चना की और संगम में अभिषेक किया। गंगा स्नान और पूजन के बाद बोट में बैठकर पीएम मोदी ने सीएम योगी के साथ महाकुंभ में मौजूद श्रद्धालुओं का अभिवादन किया। पीएम मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि प्रयागराज महाकुंभ में आज पवित्र संगम में स्नान के बाद पूजा अर्चना का परम सौभाग्य मिला। महाकुंभ 2025
विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन बन गया है। सरकार के अनुसार महाकुंभ 2025 में 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।